हेलो बच्चों बच्चों ये टॉपिक है +1 क्लास के लिए, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका केमिस्ट्री का एग्जाम आने वाला है। तो आज हम यहाँ पर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हॉट्स। हॉट्स मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब जिसमें आपका पूरा का पूरा पेपर इजीली आप कर सकते हो। तो जल्दी से अपने पेन और कॉपी आप उठा लीजिए। टॉपिक देखते कौन कौन से है। ये देखिए, यहाँ पर हमने टॉपिक लिखे हैं। सबसे पहले नंबरिकल्स कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं? मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। इन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सेकंड एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 1 से लेकर 30 तक जितने भी एटॉमिक नंबर है वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपर, क्रोमियम की एंड कॉपर की, जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम, ये भी दो ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन के लिए ट्रिक क्या थी? 2121 21 और ऑक्सीजन के लिए 12 21। इसके भी मैंने यूट्यूब पर वीडियोस अपने अपलोड किए हुए हैं। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें मेरे पास फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। हाँ, ये मैंने वीडियो नहीं डाली, पर यहाँ पर आपको समझा देंगे कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है और आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम, कौन कौन से सिस्टम के टाइप्स होते हैं। उसके बाद रूल्स एंड प्रिंसिपल, जहाँ पर मेरे पास आता है हंस रूल, अबव प्रिंसिपल और एक पॉलिश प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में हम बेसिकली इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आता है बहुत बड़ा, 6 मार्क्स में या 3 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी आ सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आता है। कहाँ पर रिडक्शन होती है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, और लास्ट में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। कोई ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है। कोई आपको रिएक्शन दी गई है, आपने इसको बैलेंस करना है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के साथ। तो इसका भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हुआ है। और कुछ टॉपिक है IUPAC नेमिंग, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉट। क्योंकि अगर आपकी IUPAC नेमिंग क्लियर है तो क्लास +2 का पूरा वॉल्यूम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जहां पर मेरे पास कार्बोकटाइन भी आ जाते हैं, कौन सा 1 डिग्री का, कौन सा 2 डिग्री का, कौन सा 3 डिग्री का। और इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंसेस, ये क्वेश्चन आ सकता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्बिट और ऑर्बिटल में, आपने शायद फर्स्ट टर्म के सेकंड टर्म के अपने एग्जाम दिए होंगे, तो वहां पर भी आपने चेक किया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस यानी कि डेफिनेशन भी आ सकती है। अपने कॉपी पर उठा लीजिए, हम एक एक करके शॉर्ट में वीडियो को, जो टॉपिक है हमारे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, टॉपिक है मेरे पास, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप यही टॉपिक अच्छे से कर लोगे तो आप इजीली पास हो जाओगे। ये देखो, तो देखो सबसे पहले मेरे पास टॉपिक था मोलैरिटी का। इसका तो बच्चों मैंने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किया हुआ। अगर मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, नहीं कर पाते, देखो इसमें ना मार्क्स चपके मिलते हैं। जैसे देखो, पहले मेरे पास है मोलैरिटी। इसका देखो मीनिंग क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास को मान लेते हैं WB, मोलर मास को MB, और वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V के साथ। वॉल्यूम अगर लीटर में दिया हो तो ठीक है, अगर वॉल्यूम अगर ml में आ जाए, ml में, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। ठीक है, देखो एज यू नो, जो मोलैरिटी है मेरे पास, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। देखो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा मोलैरिटी क्या होगी?
कम होगी। और वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो ऊपर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या होगी? कम होगी। मोलरिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? मोलरिटी के ऊपर। और दूसरी तरफ जो मेरे पास है मोलैलिटी, जो दूसरी तरफ है मेरे पास मोलैलिटी, देखो इसका फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वेट के ऊपर। वेट, टेम्परेचर चाहे बढ़े या कम हो, मोलैलिटी चेंज नहीं होती। जो मोलैलिटी चेंज नहीं होती, मोलैलिटी चेंज नहीं होती। टेम्परेचर बढ़े या कम हो, मोलैलिटी चेंज नहीं होती। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है। एक क्वेश्चन, तब तक वीडियो पॉज करते थे। ये देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सोल्यूशन इज लेबल्ड एज 10% H2SO4 बाय मास, फाइंड इट्स मोलैरिटी एंड मोलैलिटी इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.3 ग्राम पर ml। तो देखो क्या दिया था मेरे पास, H2SO4 कितने परसेंट है? 10%। बाय मास का मतलब है 10% है तो 10 ग्राम मान लेते हैं हम। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम बचेगा? सॉल्वेंट कितने परसेंट बचेगा? 90%, मीन्स 90 ग्राम। तो सोल्यूशन कितने परसेंट होगा मेरे पास? सोल्यूशन तो 100% ही होगा ना, 100%। बाय मास का मतलब है 100 ग्राम मेरे पास सोल्यूशन आ गया। तो इसका बस बहुत ईजी है, नंबर ऑफ मोल वैल्यू निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है H2SO4 का? 10 ग्राम। मोलर मास कितना आएगा H2SO4 का? फाइंड कर लो, 98 ग्राम। 98 ग्राम। जस्ट इमेजिन, ये आपके पास आ गया एक्स, मेरे पास भी कैलकुलेटर नहीं है तो भी मैं इसको एक्स से मान लेता हूँ। और वॉल्यूम कितना मेरे पास? वॉल्यूम तो दिया नहीं हुआ, लेकिन डेंसिटी दी है। डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। देखो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी थी? 1.3। 1.3। इसको सॉल्व करके आपके पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा? मान लो y आ गया, y ml। ml में क्यों लिया? क्योंकि मेरे पास देखो डेंसिटी किस में है? ml में, ग्राम पर ml में, इसलिए ml में ले लिया। तो बस कुछ नहीं है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था? देखो यहाँ पर क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया था? x। वॉल्यूम कितना आ गया था? y, x बाय y। ml में मल्टीप्लाई बाय 1000। बस ये आपके पास मान लो आंसर आ गया। z यूनिट क्या आएगा? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी आ गई? ये दिस इज मोलैरिटी, हमने मोलैरिटी फाइंड की। तो ये क्या आ गई मेरे पास? मोलैरिटी आ गई। z मोल्स पर लीटर, या z मोल्स पर लीटर लिख दो या z कैपिटल M लिख दो, दोनों सेम है। अच्छा देखो, उसने साथ में मोलैलिटी भी पूछी है। उसने क्या पूछा? मोलैलिटी। उसने साथ में क्या पूछा? मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया था? 90 ग्राम। तो इस केस में तो आपको डेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। इसका सीधा सा फॉर्मूला क्या है? देखो क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में ले लेते हैं, ग्राम में तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया था मेरे पास? यहां पर देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया था मेरे पास? x। x क्या था? नंबर ऑफ मोल्स। और वेट कितना आ गया था? 90। इसको सॉल्व कर दो तो मान लो मेरे पास है कैपिटल आ गया। क्या आ गया? मोल्स पर केजी। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन छोटा सा एक और देख लो, छोटा सा क्वेश्चन। डिफरेंस हमने करना है, डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या क्या डिफरेंस हो सकती है? देखो पहला डिफरेंस, पहला क्या आएगा? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये इसका यूनिट लिखते हैं। इसका यूनिट क्या? यूनिट क्या इसका?
मोल्स पर लीटर, और इसका यूनिट क्या था, मोल्स पर केजी। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन temperature and it is independent from temperature. It is independent from temperature. It is represented by capital M and it is represented by small m. और एक आपका चौथा बन सकता है फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला यहाँ से देख के लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई 1000। इसका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आपका ये भी तो डिफरेंस बन सकता है। तो देखो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो नॉर्मेलिटी वाला टॉपिक है, नॉर्मेलिटी वाला, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया डिटेल में, अब वो एक बार देख लेना, क्योंकि भी थोड़ा टाइम कम है तो मैं तो आपको टॉपिक बता सकता हूँ कौन कौन से है। मोल फ्रैक्शन, इसके ऊपर भी देखो, मान लो क्वेश्चन अगर आपको आ गया 10 ग्राम NaOH प्लस 20 ग्राम CO2, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो। इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, मान लो Na आ गया, इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गया, Nb आ गया। तो जब मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो, तो क्या आएगा, जीटा क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किया हुआ है, एनर्जी लैब डायग्राम में हमने किया हुआ है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो भैया, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी जो एनर्जी है मेरे पास, एनर्जी को ना कभी क्रिएट कर सकती है, नॉट क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, और ना ही कभी इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नॉट डिस्ट्रॉयड, ना ही कभी इसको पैदा कर सकते हैं, ना ही कभी इसको खत्म कर सकते हैं, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बनती है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है। क्यू क्या अमाउंट ऑफ हीट, डब्ल्यू क्या वर्क डन। सिमिलरली हमारे पास सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी थर्मोडायनेमिक्स के, तो वो भी सिर्फ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है। जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ ये मैं क्या बताता, एंट्रोपी के बारे में, ये किसके बारे में बताता है, एंट्रोपी के बारे में। और थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है, थर्ड लॉ किसके बारे में बताता है कि एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, जैसे टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो एंट्रोपी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एंट्रोपी क्या होती है, रेंडमनेस, डिसऑर्डरनेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास कौन कौन से थे, एक था ओपन सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम और एक आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में ओपन में क्या था मेरे पास, हीट बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है, दोनों तरफ हीट सिस्टम के। देखो कोई मेरे पास सिस्टम है, ये मेरे पास सराउंडिंग है, हीट बाहर भी जा सकती है, अंदर भी आ सकती है। और जो मैटर है, मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, बाहर भी जा सकता है, अंदर भी जा सकता है। तो इस केस में हीट एंड मैटर बोथ एक्सचेंज विद सराउंडिंग। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, क्लोज में क्या होता है, सिर्फ हीट एक्सचेंज होती है, मैटर एक्सचेंज नहीं होता। और आइसोलेटेड में ना हीट एक्सचेंज होती है, ना मैटर एक्सचेंज होता है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। मेरे पास कोई कप है, एक कप है, अ कप ऑफ टी, एक कप है कोई हॉट टी का, इसको मैंने खुले में रख दिया, ओपन में रख दिया, खुले में रख दिया।
अब गर्म चाय को कुछ टाइम के लिए खुले में रखेंगे तो क्या होगा, हीट बाहर जाएगी और मैटर भी बाहर जा सकता है। तो कौन सा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। अगर इसी कप को मैं किसी प्लेट से ढक दूं, मान लो मैंने किसी पेपर से इसको ढक दिया, तो कुछ टाइम के बाद ये जो वॉल है मेरे पास, वॉल, यहां से हीट बाहर जाएगी, हीट एक्सचेंज होगी, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। तो कौन सा सिस्टम है मेरे पास, क्लोज सिस्टम है। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई कप है या कोई मेरे पास फ्लास्क है, थर्मस है, ये आइसोलेटेड है, इसकी वॉल आइसोलेटेड। जैसे मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई थर्मस है, थर्मस आइसोलेटेड, ना हीट बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, ना मैटर एक्सचेंज होगा। तो ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड। क्लियर है। और उसके बाद देखो जो मेरे पास रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, हंस रूल, अबव प्रिंसिपल, पॉलिश प्रिंसिपल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले भी कर चुके हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला का मतलब है बेसिक फॉर्मूला, सिंपलेस्ट होल रेशियो फॉर्मूला, सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्मूला, बेसिक रेशियो फॉर्मूला। अब जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मेरे पास बेंजीन है, C6H6, ये किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखो, ध्यान से देखो, अगर इसमें कॉमन क्या, 6 कॉमन है, 6 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, C1H1। तो ये क्या मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, C6H6, और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या, C1H1। अगर मैं बोलूं मेरे पास वाटर H2O, वाटर का फॉर्मूला क्या, H2O। इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 है, क्या इसमें कुछ कॉमन है, नहीं। तो ये क्या, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसको और सिंपल नहीं कर सकते। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला भी यही है, ठीक है। तो आपने बस अगर कुछ कॉमन हो, कॉमन काट दो, अगर नहीं हो तो रहने दो। रेडॉक्स रिएक्शन इसके वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, ऑक्सीडेशन नंबर पे, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें से क्वेश्चन 5 नंबर का आपका आता है। IUPAC नेमिंग, इसके 4 से 5 वीडियो डालिए, चेक कर लेना। कार्बोकटाइन, हाँ कार्बोकटाइन देखो क्या होता है, कार्बोकटाइन क्या होता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, कार्बन का वो कंपाउंड जिसके ऊपर कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो इसे क्या बोलते हैं, कार्बोकटाइन बोलते हैं। और ये 3 टाइप का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। वन डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या है, मेरे पास कोई अल्काइल ग्रुप है जिस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, उसके पास अगर एक अल्काइल ग्रुप है, वन अल्काइल ग्रुप, तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकटाइन। अगर जिस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, अगर उसके पास दो अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप आ गए, तो उसे बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकटाइन। अगर 3 डिग्री कार्बोकटाइन में क्या आएगा, जिस कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज है, अगर उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप आ गए, तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकटाइन। और इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, 3 डिग्री वाला, इट इज मोस्ट स्टेबल, ओके, इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, स्पीशीज हैविंग नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या कम है इसके पास, इलेक्ट्रॉन कम है, तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट।
दीज आर व्हाट, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। एग्जाम्पल देना चाहे तुम दे सकते हैं, देखो मिथाइल ग्रुप आ गया, मिथाइल कार्बोनाइड प्लस का चार्ज आ गया इसके ऊपर। अगर यहां से देना चाहे तो क्या आ सकता है, हाइड्रोक्साइड आ सकता है, OH-1। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में भी डिफरेंस लिख सकते हो, जो आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिट ऑर्बिटल, मैं बेटा भी आपको समझा रहा हूँ, आपने अपनी बुक से भी कुछ पढ़ा हो तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग लिख सकते हो। ऑर्बिट क्या होते हैं, दिस इज द सर्कुलर पाथ, दिस इज व्हाट द सर्कुलर पाथ, ये कहते हैं सर्कुलर पाथ होते हैं, सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस, ये सर्कुलर पाथ है अराउंड न्यूक्लियस। और ऑर्बिटल क्या होते हैं, वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इट इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो आपकी बुक में देखो डिफरेंस इसके भी लिखे हुए, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के। बेसिकली इसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर, इसकी शेप क्या होती है, सर्कुलर, शेप क्या होती है, सर्कुलर। और इसकी क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है, डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप, डिफरेंट ऑर्बिटल हैव डिफरेंट शेप। तो आप 3 से 4 डिफरेंस अपनी तरफ से भी बनाकर आप लिख सकते हो। और देखो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड ये कैसे बनते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बनते साइड वाइज ओवरलैपिंग। देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, अगर दो ऑर्बिटल जब इकट्ठा होंगे तो कैसे बन रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो इसके बीच में भी डिफरेंस आते हैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में। तो ये भी बहुत आसान है। और एक देखो एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया, या पढ़ लेना, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। कैलकुलेटर अपने साथ में लेके जाना, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। न्यूमेरिकल का छोड़ना मत, फॉर्मूले जरूर लिखना। और कोई भी रूल आता है तो जितना आप कर सकते हो उतना जरूर लिखना, क्योंकि खाली शीट के बच्चे मार्क्स नहीं मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको मान लो आधा स्टेप सही है तो आपको उसके हाफ मार्क्स जरूर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड नाइट।